हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र के इंग्लिश के क्लास 9 के बुक से एक चैप्टर। और ये चैप्टर है 3.2 रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट्स, जिसे लिखा है अभा भगवत ने। तो जैसे कि आप जानते हो, आर्ट आर्ट मतलब एक कला होती है। कई तरह के अलग अलग कला होती है, लेकिन आज हम पेंटिंग वाला जो आर्ट होता है वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में हमें किस तरीके के आर्ट को पढ़ेंगे आज। बट उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन हिट करिए ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक बटन जरूर हिट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ने को मिलता है। तो जैसे हम आर्ट के बारे में बात कर रहे थे, स्पेशली पेंटिंग वाला जो आर्ट होता है, तो यहाँ पर हम सैयद हैदर रज़ा के बारे में पढ़ेंगे, जो एक बहुत ही वेल नोन इंडियन आर्टिस्ट रहे हैं। तो देखते हैं आज इनके बारे में, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनकी पेंटिंग किस तरह की होती है और इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट हासिल की है इस फील्ड में। तो चलिए देखते हैं पढ़कर एक बार, फिर हम उसे समझते हैं। तो सैयद हैदर रज़ा, popularly known as Raza, was a renowned Indian artist. Simple geometric shapes, striking color combinations, captivating compositions, these are some of the characteristic features of his paintings, and so are the colors blue and orange. ठीक है, तो यहाँ पे क्या मालूम पड़ता है कि सैयद हैदर रज़ा, इन्हें पॉपुलरली जो इनके निक नेम है उन्हें रज़ा के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत ही वेल नोन, बहुत ही फेमस इंडियन आर्टिस्ट है और इनकी जो पेंटिंग्स होते हैं खासकर वो सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स में होते हैं। जैसे है पॉइंट्स, डॉट्स होते, लाइंस, कर्व्स, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, इस तरीके के शेप्स वो यूज़ करते हैं और उसमें स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशन इनके होते हैं। और ज़्यादातर जो इनके कलर कॉम्बिनेशन हम देखेंगे इनके पेंट्स में, तो ब्लू और ऑरेंज ही पाएंगे। तो इस तरीके के कलर्स ये यूज़ करते हैं। फिर you will find them in almost all his paintings. None of his paintings depict lifelike human figures or copies of scene from his environment. और फिर ये मालूम पड़ता है कि इनकी जो पेंटिंग होती है इसमें हम इनकी किसी भी पेंटिंग को उठाकर अगर देख ले तो ऑलमोस्ट सब पेंटिंग इसी तरीके के डिजाइन्स के होते हैं, यानी ज्योमेट्रिकल शेप्स में, और ऑरेंज और ब्लू कलर खासकर इन्होंने यूज किया है। और इनके कोई भी पेंटिंग में हमें लाइफ लाइक ह्यूमन फिगर्स नहीं दिखेंगे, यानी कोई कैरेक्टर, कोई ह्यूमन फिगर, कोई नेचर, नेचुरल सीन, ये सब देख के ये कोई पेंट नहीं करते थे। इनका जो पेंटिंग करने का अंदाज था वो एकदम अलग ही था। चलिए देखते हैं क्या है वो। His paintings belong to the abstract style of paintings. Such paintings are not inspired by an external factor. They originate when the artist tries to peep into his own inner mind. They are made by arranging circles, triangles, squares, rectangles, lines, dots in different compositions using effective techniques of applying paint, attractive color combinations, achieving balance in some places and creating imbalance in other places। ठीक है, तो इनका जो अंदाज था वो बहुत ही अलग था, एक एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स होता है। अब एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल क्या होता है? वो चीज़ जो हम देख नहीं सकते या उसे टच नहीं कर सकते, एक मटेरियल चीज़ नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट होता है मतलब सिर्फ एक आइडिया, आपके एक थॉट बोल सकते हैं आप। उस तरीके का एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग था। क्योंकि हम अभी पढ़े कि इन्होंने किसी नेचर या नेचुरल थिंग या कोई फिगर या कोई ह्यूमन फिगर या कोई एनिमल का पेंटिंग नहीं बनाते थे, बल्कि उनके दिमाग में जो थिंकिंग, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या आइडिया होती थी उसे वो अपने पेंट के द्वारा उसे शो करते थे। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होता है ये कोई चित्र देखकर हम नहीं बनाते, बट इट्स नॉट इंस्पायर्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब बाहर से देखकर आप किसी चीज़ को कॉपी नहीं कर रहे होते, बट वो ओरिजिनली फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम योर माइंड, वो डिज़ाइन या वो थॉट्स आते हैं। तो इस तरीके से ये कैसे बनाते थे, उसे अरेंज करते थे। सो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स होते थे, जैसे यहाँ पे सर्कल्स, ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, लाइंस, डॉट्स, ये सारे को मिलाकर और अलग अलग उसमें पेंट और अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन डालकर उसे बैलेंस करते थे और कई जगह पे इम्बैलेंस करते थे। और इस तरीके से उनका जो आइडिया या थॉट्स होता था वो पेंट में दिख कर आता था।
और इस तरीके से ये बहुत ही अच्छे वेल नोन पेंटर और इंडियन आर्टिस्ट बन चुके। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। Raza found his paintings through his study of Indian art and its heritage, cultural context, and philosophy. His pictures seem to radiate peace and life at the same time. We realize that the painting is a visible form of every deep thought. Very few abstract paintings communicate with the viewers as much as Raza's do. ओके, तो यहाँ पर रज़ा के जो पेंटिंग्स है वो एक इंडियन आर्ट स्टाइल से बिलोंग करते हैं, इंडियन आर्ट फॉर्म है ये, और इससे बहुत सारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और फिलोसफी और सोच ये सब मिक्स होकर बनाए जाते हैं। और इनके पेंट में, इनके पिक्चर्स में जो देखे जाते हैं तो वो पीस और बहुत ही एक कामनेस होता है, और ये जो डीप थॉट होता है वो पेंट में दिख कर आता है इनकी पेंटिंग में। और ये जो कुछ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स होते हैं, हर एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग आपको इस तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपको मैसेज नहीं दे सकते, बट जो खासकर रज़ा के पेंटिंग्स होते थे वो लोगों को, व्यूअर्स को बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते थे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस पेंटिंग के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, ये कहाँ बिलोंग करते थे, कहाँ पे बॉर्न हुए थे। So Raza was born in a small village in Madhya Pradesh. He began to paint from the age of 12. He studied art at the Chitrakala Mahavidyalaya at Nagpur and then at the JJ School of Art in Mumbai. Later, he went to France to study art. After a few years, he decided to settle in France. His wife was a French. He won many national and international awards. He was honored with all the three Padma Awards: Padma Shri, Padma Bhushan, and Padma Vibhushan. With all the awards and honors, his paintings were exploring a spiritual, metaphysical path. Gradually, the Bindu or point came to be the core of his paintings. He described his work in these words: my work is my own inner experience and involvement with the mysteries of nature and form, which is expressed in color, line, space, and light. ठीक है, तो यहाँ पर ये मालूम पड़ता है कि ये एक मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे इनका बर्थ हुआ था। और फिर ये जो पेंट शुरू करे थे अपने लाइफ में, ये 12 इयर्स ऑफ एज के थे जब से पेंट इन्होंने करना शुरू किया। और फिर उसके बाद चित्रकला महाविद्यालय जो कि नागपुर में है, वहाँ पे उन्होंने सीखा। फिर उसके बाद इन्होंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने और भी आर्ट्स के डिग्रीज और कोर्सेज किए। और फिर उसके बाद ये फ्रांस चले गए आर्ट्स में और भी ज़्यादा डिग्री हासिल करने के लिए। फिर कुछ दिनों बाद, उन कुछ सालों बाद वो वहीं पर सेटल हो गए, और उनकी वाइफ जो थी एक फ्रेंच ही थी, फ्रांस की ही थी। और फिर इन्होंने अपने पेंटिंग के फील्ड में करियर बनाई और बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते। और इन्हें थ्री जो इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़े अवार्ड्स होते हैं, जो पद्म अवार्ड्स होते हैं, इन्होंने वो तीनों हासिल किया है, जो है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। और फिर ये सारे अवार्ड्स और ऑनर्स और इनकी जो पेंटिंग है, ये बहुत ही स्पिरिचुअल और मेटाफिजिकल पाथ में लेकर जाती है। लाइक एक इनर फीलिंग जो होती है, या तो जो जो आप सोच नहीं सकते, जो आपको दिखाई नहीं दे सकता यहाँ पर, उस तरीके का जो इनका पेंट होता है वो उस तरीके से अ, उस एरिया में लेकर चला जाता है, अगर आप इनके पेंट को देखोगे तो। फिर बाद में इनके पेंट में जो बिंदु या पॉइंट था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस होता गया। और उन्होंने डिस्क्राइब किया है अपने इस वर्क को, अपने इस पेंटिंग को, कि माई वर्क इज़ माई ओन इनर एक्सपीरियंस। ये इनके खुद के अंदर के एक्सपीरियंस है, और ये इन्वॉल्वमेंट है विद द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर इन द फॉर्म विच इज एक्सप्रेस्ड इन द कलर, लाइन, स्पेस एंड लाइट। और ये जो एक है, एक छुपी हुई कला है जो वो दर्शाती है नेचर को। और ये जो नेचर को ये इसमें पेंट में दिखाते या दर्शाते हैं, वो एक अलग फॉर्म है, जो कि वो कलर, लाइन और स्पेस और लाइट का यूज करते हैं, ना कि उसको कॉपी करते हैं। तो इस तरीके से कहते हैं कि ये इनका एक अलग अंदाज है जिस तरीके से ये अपने पेंट को करते हैं। Then, sometimes an artist's thoughts appear to be too complex or even complicated when they are expressed through words. For him, the effective medium of communication is his work, his paintings.
ठीक है। तो कुछ आर्टिस्ट के काम ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं समझने के लिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और वो वर्ड से भी एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते। लेकिन रज़ा के लिए जो एक कम्युनिकेशन का मीडियम, जो माध्यम था जिससे वो अपना मैसेज पास कर सकते, वो था उनका सिर्फ ये वर्क, उनका काम, जो कि उनका कला है और वो है आर्ट, पेंटिंग। Then Raza had great creativity. His paintings are very expensive. This great artist passed away on 23rd July 2016 at the age of 94, leaving behind a legacy of sensitive paintings achieved through extraordinary compositions of lines and colors that depict extraordinary compositions. ओके। फिर इनके पास एक जो क्रिएटिविटी थी वो बहुत ही अलग किस्म की थी और इनके पेंटिंग्स बहुत ही एक्सप्रेसिव होते थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते थे सिर्फ ज्योमेट्रिकल शेप्स के द्वारा ही। और ये जो ग्रेट आर्टिस्ट है, ये अपने जो लास्ट ब्रेथ है वो 23rd जुलाई 2016 को लेकर एज ऑफ 94 में यहाँ से डिपार्ट हो गए। और उनके साथ ही इनकी जो सेंसिटिव पेंटिंग्स रह गए हैं, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्पोजिशन ऑफ कलर्ड लाइंस के साथ यहाँ पर छोड़ गए, और हमेशा लोगों के बीच में वो अमर रहेगा उनकी पेंटिंग। एंड दैट डिपिक्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्पोजिशंस, एक अलग और यूनिक तरीके की कला छोड़ गए हैं वो। तो इस तरीके से सईद रजा हैदर के बारे में हमने देखा कि किस तरीके के इनके पेंटिंग से आप देख भी सकते हो, जैसे वो लाइन, सर्कल्स और काफ़ी सारे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन यूज़ करे, और ज़्यादातर उनके ऑरेंज और ब्लू कलर के ही कॉम्बिनेशंस है। तो ये इनका आर्ट स्टाइल था। और एक आर्ट स्टाइल हम पढ़ेंगे, वो है गोंड आर्ट। तो चलिए देख लेते हैं ये कहाँ का है। So Gond art is a tribal art. It has been developed and preserved by the Gond tribal people residing largely in the Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, and Odisha state of India. From their traditional trails and mythology, we learn that they lived in India for thousands of years, even before the other inhabitants came here. The Gondi language is similar to Telugu, a Dravidian language. So Gond art एक ट्रेडिशनल, एक ट्राइबल आर्ट है, मतलब एक जो बस्ती है, एक जो विलेज में रहा करती थी, उनका है ये। और वहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, ये डेवलप हुआ है। और गौंड ट्राइबल पीपल जो है, ये खासकर हमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा स्टेट्स में पाए जाते हैं। और यहाँ से इनका जो ये इनकी जो ये कला है, ये अपना ट्रेडिशनल टेल्स और माइथोलॉजी से सीखते आ रहे हैं। मतलब जो उनकी पुरानी कथाएं हैं, जो उनके पूर्वजों उन्हें बताते थे, या तो उनकी रिलीजियस जो बुक्स होती थी, जो उनका मानना होता था, वहाँ से ये सीखते आ रहे हैं। और ये इंडिया में कई हजार साल पहले से बसे हुए हैं, और ये आर्ट कई हजार साल पुराना है। और ये जो लैंग्वेज है इनका गोंडी, ये तेलुगु लैंग्वेज से मिलता जुलता है, जो कि एक द्रविडियन लैंग्वेज है। Then, Gond art has spread mainly in central India. Originally, people used to draw pictures on earthen walls of their houses. Most folk arts involve natural techniques of preparing colors and use of several mediums. तो ये जो है मेनली सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है। और जो पहले जो लोग यूज करते थे ड्रॉ करने के लिए, जो चीजें थी, वो उनका घर का दीवार होता था जो मिट्टी की बनी होती थी। और फिर उसके बाद बहुत सारे टेक्निक्स उन्होंने, नेचुरल टेक्निक्स उन्होंने स्टार्ट किया, जिससे वो कलर बनाना स्टार्ट किए। और बहुत सारी चीज़ ऐसे ही आगे डेवलप होती गई। They are transferred from generation to generation in a smoothly flowing process. Gaunt art is no exception to this. A house decorated with beautiful pictures creates a pleasant atmosphere. Also, art is a medium of recording and preserving what is seen. ओके। तो ये जो फोक आर्ट है, ये बहुत ही अच्छे से इनके जनरेशन से जनरेशन तक बहुत ही स्मूथली पास होता गया। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये कला को उन्होंने आगे बढ़ाते गए। और घरों में डेकोरेट करने के लिए ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाकर डेकोरेट करे तो बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर लगता था। और इस तरीके से ये अपना ट्रेडिशनल जारी रखे। और ये जो आर्ट है, ये एक मीडियम होता था उनका रिकॉर्डिंग और प्रिजर्व करने के लिए। जो भी वो वहाँ पर देखते थे, या जो उनका सीन होता था, या जो फंक्शंस होते थे, या जो भी उनका ट्रेडिशनल काम होता था, और उन्हें उसे प्रिजर्व करना होता था, रिकॉर्ड करना होता था, तो वो एक पेंट फॉर्म में उसे रिकॉर्ड भी किया करते थे। Then, in folk arts, you yourself prepare the canvas, the surface on which to draw, and the colors with which you draw.
That is why creating folk art is a very enriching experience. The richness is reflected in the choice of the medium. तो यहाँ पर हमें जिस पर बनाना है ड्राइंग को, वो कैनवास या वो चीज़, जो कपड़ा या जिस पे भी बनाना है आपको, आपको सरफेस सिलेक्ट करना होता था, और कलर भी बहुत ही अच्छे से आपको सिलेक्ट करना होता था, ताकि आपका जो पेंट है बहुत ही अच्छा दिखे, बहुत ही अच्छे से मैसेज वो दे सके लोगों को जो भी उन्हें देखे. For in the days of past, several things in nature, such as soils of different shades, the juice of plants, leaves, tree bark, flowers, fruits, and even things like coal and cow dung were used to prepare colors. तो ये सारे चीज़ है जिससे वो कलर्स को बनाना स्टार्ट किए, डिफरेंट शेड्स बनाना स्टार्ट किए. और वो तो फिर इस सब शेड्स को बनाने के लिए उन्होंने प्लांट्स के जो जूस होते हैं, या लीव्स या ट्री बार्क्स, काउ डंग्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सारे चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट करे. और डिफरेंट टेक्सचर्स, डिफरेंट पैटर्न्स उन्होंने और भी डेवलप किया, और ईयर आफ्टर ईयर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ये सिंपल आर्ट को बहुत ही अच्छा बना दिया, बहुत ही फेमस बना दिया. But when we see these pictures, we realize that a picture drawn this way or the other can look equally beautiful. What a deep thought this art conveys, and so easily. मतलब वो पिक्चर को देखते ही आप बहुत ही अच्छे से जो भी थॉट्स है उसके पीछे, जो भी उनकी सोच है, वो बहुत ही अच्छे से आपको समझ आ जाती है, और पिक्चर को आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो देखते साथ ही. तो इस तरीके से गॉन्ड आर्ट के हिस्ट्री है. फिर in the Gone style of art, we see that the outlines may vary a little from artist to artist, but the designs that fill it make the whole picture look lively and attractive. मतलब हर एक आर्टिस्ट का एक अपना अलग अंदाज होता है, अलग तरीका होता है बनाने का. तो इसी तरीके से जितने भी आर्टिस्ट के आप डिजाइन्स देखोगे, सबके में कुछ ना कुछ फर्क होगा ही. बट जो लास्ट में जो पूरा बनकर तैयार होता है, और तो वो पिक्चर बहुत ही लाइवली और अट्रैक्टिव नजर आता है. और ये जो डिजाइन्स होते हैं, सिंपल टेक्सचर्स होते हैं उसमें, जो डॉट्स और लाइंस और डिफरेंट कर्व शेप्स और सर्कल्स, लाइक ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स यूज करके ही वो काफी सारा चीज बना देते हैं, सारी पेंटिंग तैयार कर देते हैं. स्पेशल अटेंशन इज गिवन टू द चॉइस ऑफ वेरियस कलर्स सो दैट द टोटल इफेक्ट इज अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल. और जो कलर चूज करते हैं उसे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ताकि वो बहुत ही अच्छा और कलरफुल लग सके. Then, in today's age of commercialization, many men have taken up gaunt art. But the roots of folk arts probably lie in the woman's daily chores like cleaning and decorating the house, dealing with natural colors in the course of cooking and the leisure time activities. तो आज के ज़माने में जब बहुत ही कमर्शलाइजेशन हो गया है, मतलब पेंटें बहुत ही अच्छे दाम पर, एक्सपेंसिव दाम पर बिकने लगी है, तो बहुत सारे लोग और जो पुरुष है वो भी गॉन्ड आर्ट को अपना प्रोफेशन बना चुके हैं. बट जो इसका जो रूट कॉज है, मतलब एक जिसमें के लिए मेन है, जो इम्पोर्टेंट जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, वो प्रोबेबली वुमेन के डेली लाइफ से स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर वो क्लीनिंग और डेकोरेटिंग हाउस के लिए ये वाला आर्ट ज़्यादातर यूज़ करती है. जैसे रंगोली भी बनाया जाता है, और भी कई सारे जो आर्ट्स बनाते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए. तो ये ज़्यादातर वुमेन्स अपने डेली कामों के यूज़ करते हैं. और फिर जो नेचुरल कलर्स होते हैं, वो उनके रोज़ाना के खाना बनाने या फिर लीजर टाइम एक्टिविटीज़ में, मतलब फ्री टाइम जब होता है उनके, तो कई सारे वो कामें करते हैं. तब इस तरीके का कलर्स या आर्ट या पेंट उसमें शामिल हो जाता है, गॉन्ड आर्ट शामिल हो जाता है. तो इस तरीके से हमने दो किस्म के आर्ट्स देखे, एक तो सईद हैदर रजा के और गॉन्ड आर्ट्स. तो ये कुछ पिक्चर्स है जो आप देख सकते हो, सईद हैदर रजा के पेंटिंग्स है, जहाँ पर हम ऑरेंज और ब्लू कलर देख सकते हो, और ज्योमेट्रिकल डिजाइन एंड शेप्स देख सकते हैं, और इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स इन्होंने बनाई है. और एक तरफ गॉन्ड आर्ट के पेंटिंग्स देख सकते हैं. अगेन यहाँ पर हम जो पिक्चर्स है उसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स डिजाइन्स देख रहे हैं, जिससे सारा चीज फिल किया गया है और कलरफुल, बहुत ही कलरफुल बनाया गया है. तो इसी के साथ ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है. आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ. तब तक के लिए टेक केयर. थैंक यू.